नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जेंटामाइसिन दवाई के बारे में और जानेंगे इस वीडियो में हम इस दवाई के उपयोगों के बारे में। साथ के साथ जानेंगे कि ये दवाई किस तरीके से हमारी बॉडी पर काम करती है। इसके अलावा हम जानेंगे कि इस दवाई को लेने के बाद में क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं और जानेंगे कि किन कंडीशंस में आपको ये दवाई उपयोग में नहीं लेनी है। इसके अलावा जानेंगे इसकी डोज़ क्या-क्या होती है और दोस्तों बहुत सी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे इस दवाई के बारे में। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं जेंटामाइसिन दवाई के उपयोगों के बारे में। इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। दोस्तों ये दवाई एक एंटी बैक्टीरियल दवाई होती है जो कि शरीर में हो रही बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, उसे ख़त्म करती है। और दोस्तों ये दवाई काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन में काम आती है, चाहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो या फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो सुडोमोनास एरिगोनेसा, ई कोलाई, प्रोटियास, क्लिप्सेला, एंटेरोबैक्टर, सेरेटिया और सिट्रोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये दवाई काम करती है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज जैसे स्टेप्लोकोकाई और एंटेरोकोकाई, ये जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जिनके अगेंस्ट ये दवाई काम करती है जेंटामाइसिन। दोस्तों इस दवाई का उपयोग आईवी इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, टॉपिकली भी इसे अप्लाई किया जाता है और इसके ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन जो कि आँख के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मुलेशंस इसके अवेलेबल होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें क्लास की तो ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है जो कि दोस्तों एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है और बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। उस बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस यदि रुक जाएगा तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है दोस्तों वो भी रुक जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है बैक्टीरिया के अंदर, तो दोस्तों ये बाइंड होती है अमीनो असाइल साइट पर 16S राइबोसोम आरएनए पर, राइबोसोमल आरएनए पर, जो कि प्रेजेंट होता है 30S राइबोसोमल यूनिट पर। दोस्तों ये जो है वो बैक्टीरिया का पार्ट होता है। उससे क्या होता है, जो जेनेटिक कोड में कुछ गड़बड़ आ जाती है बैक्टीरिया के अंदर और उससे क्या होता है, बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस रुकने की वजह से बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिगड़ने लग जाता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों ये था इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। आइए दोस्तों जानते हैं आपको किन कंडीशन में उपयोग में नहीं लेना है। यदि किसी को पहले एलर्जी हुई है इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। और दोस्तों इसके अलावा यदि आपने इस दवाई को लिया है तो आपकी बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं जैसे वर्टिगो, ओटोटॉक्सिटी या फिर नेफ्रोटॉक्सिटी। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दोस्तों किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है हर पेशेंट में ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलें। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। और दोस्तों यदि कोई दूसरी नेफ्रोटॉक्सिटी दवाइयाँ या जैसे कि एसाइक्लोवीर, वैनकोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन ये दवाई ले रहे हैं तो साथ में इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नेफ्रोटॉक्सिटी जो ये दवाई करती है उसका चांस जो है वो बढ़ सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं इसकी डोज़ के बारे में। यदि हम IM या फिर IV इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो 1 से 2 mg पर kg हर 8 घंटे में इसकी जो डोज़ है वो रह सकती है। अगर हम बात करें एक ही इंजेक्शन की तो 4 से 7 mg पर kg 24 घंटे के लिए इसका जो इंजेक्शन है वो यूज़ में आ सकता है।
और दोस्तों 5 साल से कम के बच्चों में इसकी जो डोज़ है वो 2 से 2.5 mg पर केजी 8 घंटे के लिए रहती है। और 1 से डेली डोज़ की अगर हम बात करें तो 5 से 7.5 mg पर केजी 24 घंटे के लिए बच्चों में इसकी जो डोज़ है वो रहती है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी क्रीम की तो 3 से 4 टाइम इसकी जो क्रीम है वो लोकली स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन की तो वो भी 1 से 2 बार जो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है वो आइज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मार्केट में अवेलेबिलिटी की तो इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं 10 mg पर ml के, 40 mg पर ml के, और ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन भी अवेलेबल होता है 0.3% का। इसके अलावा टॉपिकल क्रीम भी अवेलेबल होती है 0.1% की। दोस्तों इस दवाई को लेने के बाद में जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है और नॉर्मल जो ब्लड काउंट है वो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा BUN और सीरम क्रिएटिनिन लेवल वो भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है यदि कोई लंबे समय तक इस दवाई का उपयोग करता है, क्योंकि लेवल्स हैं बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो सकते हैं यदि कोई लंबे समय तक इस दवाई का उपयोग कर रहा है तो। और दोस्तों यदि किसी को रेनल डिजीज़ है, यदि किसी को किडनी की डिजीज़ है तो इसको बहुत ही सावधानी के साथ में उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि ये जो दवाई है मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो दवाई है वो किडनी पर असर करती है, नेफ्रोटॉक्सिटी करती है। तो इसलिए इस दवा का उपयोग इन कंडीशन में सावधानी के साथ ही करें। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो या तो इंट्रावीनस होता है, IV होता है, या फिर आई ड्रॉप भी अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर IM मसल में जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है, या फिर टॉपिकली क्रीम के रूप में या फिर सॉल्यूशन के रूप में अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा इसके ईयर ड्रॉप्स भी अवेलेबल होते हैं। इसकी जो ओरली जो डोज़ है वो अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि ओरली जो है ये दवाई इफ़ेक्टिव नहीं होती है। यदि आप इसको ओरली लेते हैं तो ये दवाई पेट के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए इस दवा का जो ओरली है वो उपयोग नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटीन बाइंडिंग की तो 0 से 10% इसकी प्रोटीन बाइंडिंग होती है। इसके अलावा जो एलिमिनेशन ऑफ हाफ लाइफ जो है वो 2 घंटे होता है। और एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो इसका जो एक्सक्रीशन है वो किडनी के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये था जेंटामाइसिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।